नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़न्तु ऑनलाइन। तो आइए फिर हम लोग एक बार संस्कृत व्याकरण लेकर के उपस्थित हैं आपके साथ। सुबंत का ही हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर। हम लोग ने शुरू से पढ़ा है संस्कृत व्याकरण को, और ये क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक के बच्चों के लिए, या जो भी 11th 12th और ग्रेजुएशन वगैरह में जो भी संस्कृत रख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पे संस्कृत का चैप्टर 1 से व्याकरण डाला जा रहा है। तो कंटिन्यू उनका लर्निंग छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके वो कर सकते हैं, और एकदम छोटे कॉन्सेप्ट में। तब किसी भी बड़े लंबे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको बुक को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, सुबंत का भी हम लोगों ने विभक्ति और वचन पढ़ा है। विभक्ति के आधार पर और वचन के आधार पर सुबंत को पढ़ा है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं सुबंत में। कोई शब्द अगर पिछले जितनी विभक्तियाँ पढ़ी हैं उन विभक्तियाँ में होती है तब वो सुबंत कहलाती है। जैसे वचन के कर्ता टाइप की विभक्ति है, जो भी विभक्ति और जो भी नीचे दिए हुए उस विभक्तियाँ में रहेगी तब वो सुबंत कहलाती है। वाक्यों में केवल पदों का ही प्रयोग होता है। पद 5 प्रकार के होते हैं। जब भी हम किसी कोई वाक्य लिखते हैं तो ये जो 5 पद हैं उसी का प्रयोग होता है। पहला विशेष, जिसे संज्ञा भी कहते हैं, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया। तो यही 5 पद हैं ऐसा जिससे पूरा हम वाक्य लिखते हैं, और हर वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग, इसी पदों का प्रयोग होता है। और जब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि इन शब्दों सब का प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाता है, और हम कैसे मान लें कि इन शब्दों में वाक्यों के, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल, सीता सुंदर है। अब देखिए, विशेषण ये हो गया, संज्ञा भी आ गया, विशेषण भी आ गया। तो ये जितने भी शब्द वाक्य लिखेंगे उस सब सारे वाक्य में इस विभक्ति के ऊपर ही, इस पदों के ऊपर ही वाक्य बनता है। चाहे वो संस्कृत व्याकरण हो, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी हो, इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो। व्याकरण तो 3 ही प्रकार के होते हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। इंग्लिश को ग्रामर कहते हैं, हिंदी को हिंदी व्याकरण कहते हैं, संस्कृत को संस्कृत व्याकरण कहते हैं। तो हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब पढ़ते हैं, लिंग में पढ़ते हैं, जेंडर में पढ़ते हैं। अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला विशेष, दूसरा विशेषण, तीसरा सर्वनाम, चौथा अव्यय और 5वां क्रिया। अब पॉइंट नंबर 3, ये आप लोगों को नोट करना है। पॉइंट नंबर 3, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को विशेष्य पद यानी संज्ञा कहते हैं। विशेष्य पद बोलिए या संज्ञा बोलिए, दोनों इसमें कंबाइंड हो जाता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को हम संज्ञा विशेष्य पद कहते हैं। वैसे मैंने इससे सबसे फर्स्ट लेक्चर जब हमने सुबंत का पद का सार्थक शब्द का चालू किया था तो मैंने संज्ञा वगैरह का डिफिनेशन कर दिया था। अभी मैंने इम्पोर्टेंट में इस वर्ड्स को लिखा था कि ये याद रहना एकदम ज़रूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, इसे याद रखना ही पड़ेगा। संज्ञा कहते हैं जैसे राम, नदी, लता, क्रोध आदि, जो विशेष्य गुण को प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। जो गुण, विशेष गुण को प्रकट करे। अब सुंदर विशेषण हुआ, लेकिन उसका गुण को प्रकट कैसे किया जा रहा है? नाड़ी के साथ। सुंदर नाड़ी तो विशेष्य हो गया, उसका गुण नाड़ी के साथ प्रकट हो रहा है तो वो विशेष्य हो गया। जैसे सुंदर नाड़ी के बाद एक और है स्वच्छ जल। जल का गुण, स्वच्छता का गुण किससे प्रकट हो रहा है? जल से। तो जब इस तरीके का वाक्य में रहे तो उसे विशेष्य कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो विशेष गुण को प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 था 5, जो संज्ञा के पदों को पुनरावृत्ति से रोकता है, पुनरावृत्ति से रोकता है, सर्वनाम कहलाता है।
अब हम राम के बारे में कुछ लिख रहे हैं, राम की जीवनी मान लीजिए। बार बार हम राम लिखेंगे तो पूरा पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता, और बार बार राम लिखने से कुछ शब्द नहीं ऐसे लगता है। तो उसके जगह पे जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे ग्रामर में पढ़ रहे यू वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अन्य, तद क्योंकि संस्कृत है, यद या वो वगैरह जो है वो सर्वनाम के अंदर आता है। छठा आता है अव्यय। अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जो लिंग वचन एवं विभक्तियों को सदा अप्रभावित रहता है। अव्यय जो है एक शब्द, उसको लिंग वचन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, वो हो गया एक सोच। तो अव्यय के अंदर आता है यदा, अगर ये हो जाता, कदा, एकदा, तो जो आगे का अनुमान लगाता रहे सदा अव्यय कहलाता है। सातवां गम गद अस्था आदि शब्दों को धातु या क्रिया कहते हैं। अगर शब्द इस टाइप का है, यम गद, गम गद आस्था या आगे इस टाइप का शब्द है, तो वो धातु या क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। उसके नीचे मैंने कुछ महत्वपूर्ण नोट लिख दिया है। विशेष्य के लिंग वचन विभक्ति के अनुसार ही विशेषण पद का रूप होता है। विशेष्य के लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार ही विशेषण पद का रूप होता है। दूसरा है संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए संबोधन का रूप प्रथमा जैसा होता है। जब संबोधन का हमने कर्ता ने कर्म से संप्रदान को के लिए आपादान से कहा संबोधन ए अरे ओ, तो प्रथमा जैसा होता है, तो इसलिए उसे प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। किसी संबोधन में एक वचन में कुछ अंतर पाया जाता है। जब कभी कभी देखिएगा वाक्य लिखते रहिएगा तो उसके संबोधन में कुछ कुछ अंतर आपको नजर आएगा, तो उसको अलग किया, अतः संबोधन के रूप अलग कर दिया गया है। उसका जो रूप है वो संबोधन से अलग कर दिया गया है। अब ये 4th नंबर पॉइंट है, अव्यय भी सुबंत होता है। अव्यय जो है वो भी सुबंत के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसकी विभक्तियाँ जो है, चिन्ह जो है, विभक्तियाँ, गुण, वो प्रत्यय लगता है। तो सुबंत भी के अंतर्गत अव्यय भी आता है, क्योंकि उसके शु और प हलंत लिखना है आप लोगों को, प्रत्यय लगता है, भले ही लुप्त रहता है, वो किसी भी वाक्य में लुप्त रहता है। अव्यय जो होता है वो भी सुबंत के अंदर, लेकिन जब उसे वाक्य में लिखते हैं तो वो लगभग लुप्त रहता है, कोई उसका ये नहीं आ पाता है खुल के। जैसे राम लिखे तो इसमें र प्रेजेंट है, और अव्यय जो है वो लुप्त रहता है। उपसर्ग और निपात दोनों अव्यय ही है। उपसर्ग और निपात ये दोनों भी अव्यय ही है। इससे पिछले में हम लोग उपसर्ग और निपात के बारे में पढ़े हुए हैं, ये भी अव्यय ही है। इनका शुभ भी लुप्त रहता है, इसका चिन्ह भी जो है लुप्त रहता है। तो हम लोगों ने ये चीज़ समझ लिया कि सुबंत के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब हाँ, संज्ञा का भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा की कितनी विभक्तियां हैं। तो आज चलिए हम लोग सुबंत के ये सारा आप लोग 7 पॉइंट अब प्लस ये हम जो 5 पॉइंट लिखे हैं ये एकदम याद रखने वाली है। याद रखिए और साथ ही बने रहिए और आगे का वीडियो देखते रहिए। इसके बाद हम लोग संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, वो भी सुबंत के अंतर्गत ही है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तभी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि कौन सा वीडियो कब डलाया है। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा तो 110% संस्कृत का बेस वर्णमाला तो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। संस्कृत का बेस है ये सब, और किसी भी व्याकरण का थोड़ा थोड़ा का बस डिफरेंस है, बेस होता है ये सब। अगर आप ये समझे रहिएगा तो आप जब ग्रामर भी पढ़िएगा तो ज़्यादा
ज़्यादा के अंतर नहीं है, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग जब भी इसको पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, दिमाग को कांस्टेंट करके एकदम सही। जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो हमेशा कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि जो भी दिया हुआ है उसे आप लोग लिख सकें। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है।